नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बस कुछ दिन पहले तक कोई वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। बाहरी लोगों को छोड़िए, खुद इराकी फौज और इराकी आवाम भी वहां जाने से घबराती थी। यहां तक कि खुद उस शहर के हजारों लोग जान बचाने के लिए दूसरे शहर भाग गए, क्योंकि इस शहर को ISIS के सरगना अबू बकर अल-बगदादी ने अपने आतंक की राजधानी घोषित कर रखा था। बगदादी को पहली और आखिरी बार भी दुनिया ने इसी शहर में देखा था, मगर इराक के उसी शहर मौसूल में आज तक जा पहुंचा, सिर्फ इसलिए ताकि मौसूल की जमीनी हकीकत और 3 साल पहले वहां से बंधक बनाए गए 39 भारतीयों का सच सामने ला सके, जो अब तक लापता है। जो दुनिया को अपने झंडे की तरह काले रंग में रंगने निकला था, उसकी खिलाफत अब कुछ इस तरह मिट्टी में मिल गई है। मगर मौसूल में मिट्टी में मिलने से पहले दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने इस खूबसूरत शहर को जो जख्म दिया है, उसके दाग मिटने में अभी बरसों लगेंगे। ये बर्बाद गलियां, ये लुटी पिटी सड़कें और इन धधकती इमारतों की सिसकियां अभी भी सुनी जा सकती हैं। मौसूल में आतंक की हार और इंसानियत की जीत के बाद आज तक देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इराक और इराकी शहर मौसूल पहुंचा है। देखिए, इराक की जो सिचुएशन है पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ परेशानियाँ हैं। ISIS को भगा दिया गया है, लेकिन टुकड़ों में वो वापस आ रहे हैं। रीग्रुप नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल्स ISIS के बनने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके की ये ISIS ग्रुप तो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, सीरिया में तो अभी है ही, लेकिन काफ़ी चीज़ें इस पर निर्भर करेंगे कि इराक कैसे अपने सेक्टेरियन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे क्या सोच रही है इराक के बारे में, इराक की सरकार में करप्शन कम होगा या नहीं, सुन्नी और शिया का बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन यहाँ रह पाएगा या नहीं। बदूश में जो हमने देखा कि वहाँ पे इस वक्त ISIS स्लीपर सेल्स हैं, लेकिन ग्रुप नहीं है, लेकिन टेल अफार और हवीजा में अभी भी ISIS मौजूद है। बेशक मौसूल बगदादी के चंगुल से आज़ाद हो चुका है, मगर मौसूल में जिंदगी अब भी महफूज नहीं है। कदम कदम पर खतरा बरकरार है। कई इलाके ऐसे हैं जहां जाने की इजाजत अब भी नहीं, क्योंकि बगदादी के बिछाए बारूद अब भी जिंदा है। कहां कब क्या अनहोनी हो जाए कोई गारंटी नहीं। आज तक की टीम को हर कदम ऐसे ही खतरों से होकर गुजरना था, पर गुजरना जरूरी था ताकि मौसूल का सच और पिछले 3 साल से लापता 39 भारतीय बंधकों का सुराग ढूंढा जा सके। ये 2 तस्वीरें आपको इस शहर के बारे में वो सब बता देंगी जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। 10 जून 2014 से पहले ऐसा दिखता था मौसूल। फिर अचानक बगदादी और उसके आतंकी आए। बम, बंदूक और बारूद लिए उन लोगों ने साल भर में इस शहर को ऐसा कर दिया। मगर अब जाकर 9 महीने की मशक्कत के बाद आजाद हो गया है मौसूल। लेकिन देख लीजिए, ऐसी है ये आजादी। आतंकी मौसूल से तो भगा दिए गए, लेकिन इस हंसते खेलते शहर को बर्बाद कर गए। मौसूल के लोगों ने तो आजाद फिजा में सांस लेने की भी आस छोड़ दी थी। लगा कि जैसे अब जिंदगी इन्हीं संगीनों के साए में गुजरेगी, मगर आखिरकार मौसूल से ISIS का खात्मा हो ही गया। मौसूल वही जगह है जहां से बगदादी ने अपनी खिलाफत और ISIS की हुकूमत का ऐलान किया था, मगर अब वहां से आतंकियों को खदेड़ा जा चुका है। पूरे 3 साल बाद मौसूल से बगदादी के आतंक की बारात निकल चुकी है। मौसूल अब आज़ाद है और इस आज़ादी का जश्न पूरे इराक में मनाया जा रहा है।
सालों बाद यहाँ फिर से मुल्क का परचम लहराया है। इराकी सेनाओं के अलावा शिया, सुन्नी और कुर्दिश मिलिशिया ने 3 साल से आतंक की बेड़ियों में जकड़े मोसूल को जान हथेली पर रखकर आजाद कराया है। हालांकि अभी भी छुटपुट गोलियों की आवाजें आ रही हैं, मगर अब मोसूली लोगों को इत्मीनान है क्योंकि सेना ने शहर की मशहूर टिग्रिस नदी के किनारे इराकी परचम लहरा दिया है। अब कोई उन्हें अपनों से जुदा नहीं करेगा, कोई उनके मुंह से निवाला नहीं छीनेगा, न कोई उन पर पाबंदी लगाएगा। अब बस हंसी हो, खुशी हो, क्योंकि अब इराक से आतंक का खात्मा हो चुका है। 2014 से लेकर अब तक मोसूल की हर इमारत, हर बाजार, हर व्यापार पर आतंक का कब्जा था। 6.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में 1.25 लाख से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए पलायन कर गए, और जो बचे पूरे 3 साल तक उनकी सांसें भी आतंकियों ने गिरवी रखी। आतंकियों के जुल्म से हजारों की संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी, मगर इराकी सेना ने एक इराकी के दर्द का हिसाब इन आतंकियों से पूरी शिद्दत से लिया। और मोसूल की इस जंग में इराकी सेना के मुताबिक करीब 16,000 आतंकी मारे गए, और जो बचे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनके किए सजा दी गई। मोसूल से आंचल बोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। मोसूल में कदम कदम पर अब भी खतरा बरकरार है, मगर आज तक की टीम को तो तलाश थी उन 39 भारतीय बंधकों की जिन्हें 3 साल पहले ISIS ने अगवा कर लिया था। मोसूल से अगवा इन 39 भारतीयों का आज 3 साल बाद भी कोई पता नहीं है। ये वो 39 भारतीय हैं जो रोजी रोटी की तलाश में इराक गए थे और ISIS के हत्थे चढ़ गए। अब जबकि मोसूल से ISIS का सफाया हो चुका है, इन 39 भारतीयों की तलाश जोरों शोर से शुरू हो गई, और इसी कड़ी में आज तक भी मोसूल पहुंचकर जुट गई उनकी तलाश में। साल 2014, मोसूल। साल 2017, मोसूल। तीन साल गुजर गए, मोसूल क्या से क्या हो गया। बगदादी का राज आया और चला भी गया। अनगिनत बेगुनाह लोग मारे गए, हजारों बंधक बनाए गए और बेशुमार लापता भी हुए। लेकिन उन 39 भारतीयों का कोई पता नहीं चला जिन्हें 3 साल पहले 2014 के मध्य में बगदादी के आतंकवादियों ने यहीं से अगवा किया था, और आज 3 साल बाद भी उनका कोई पता नहीं। फिर भी सर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को मेरे सामने मारा है। जी सर। और कोई उम्मीद नहीं कि कोई बच पाया हो उनमें से, जैसे आप बच गए? जैसे हाँ, सारे तो मैं पहले कह चुका हूँ, हो सकता है कोई 1-2 बचाओ, कहूँ सारों की मैं तो नहीं बोल सकता कि बची होंगी। लेकिन भारत से लेकर इराक की सरकार तक दिलासा देने में लगी है। पूरी जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। I'm sure that they have the president. पर अब तो उस मोसूल से भी दहशत की हुकूमत खत्म हो गई। ISIS के पांव उखड़ गए जहां से कभी इन भारतीयों को अगवा किया गया था। लिहाजा इन भारतीयों की तलाश में आज तक जा पहुंचा उसी ग्राउंड जीरो पर जहां से उनकी खोज खबर मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। हमें बताया गया था कि ये सभी के सभी 39 भारतीय मोसूल के करीब बदूश की जेल में बंद हो सकते हैं। लिहाजा हम सबसे पहले उनकी तलाश में बदूश जेल पहुंचे, लेकिन वहां जो हमें तस्वीर नजर आई वो हमारे लिए किसी झटके से कम नहीं थी। बदूश का पूरा जेल ही ISIS के आतंकवादियों ने जाते जाते जमीन दोज कर दिया था। This is Badush prison. This is where, according to the intelligence India's External Affairs Minister has received, the 39 abducted Indians could possibly be. But that information is clearly absolutely incorrect, because this building, we're being told, was destroyed by ISIS itself years ago, and this area was liberated a few months ago, in fact, by the counter-terrorism unit of Iraq. What's left are just
remnants of what was once a prison where ISIS had come to get some of their Islamist brothers released from, and it is at that time that they also ended up occupying the city of Mosul. The question hence continues to be, where are the 39 Indians? It is important to have hope, but looking at this, I have to say this is not what I expected to find. We faced many problems while coming here, and one was hoping that perhaps there'd be some good news that one could return home with. मोसूल में तब इराकी सरकार का कोई जोर तो था नहीं, सामाजिक संगठनों और चंद खुफिया सूत्रों से आ रही खबरों का ही आसरा था। खुद भारत सरकार भी रेड क्रिसेंट नाम की सामाजिक संस्था से मिल रही खबरों के भरोसे थी, जिन्होंने इन अगवा भारतीयों के महफूज होने की उम्मीद जताई थी। लिहाजा बदूश से हताश होने के बाद हम सीधे बदूश से करीब 114 किलोमीटर दूर इरबिल के रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर जा पहुंचे, जहां भारतीयों की कोई खबर हो सकती थी। This is the office of the Red Crescent in Erbil, and we're about to go inside to find out if they have any information about the 39 Indians who were abducted in 2014. Remember, India's External Affairs Minister Sushma Swaraj continues to give hope to the families of these abducted Indians, and the Ministry of External Affairs did say that it was originally Red Crescent that gave them the information that the Indians are alive. So what's the status? Do they know anything? Have they been talking to the Indian government? Let's find out. लेकिन रेड क्रिसेंट के अधिकारियों से बात करने के बाद वहां भी हमें नाउमीदी ही हाथ लगी। गुमशुदा भारतीयों को लेकर वो भी कुछ उतने ही अनजान थे जितने हम, अलबत्ता उन्हें उम्मीद जरूर थी। You're in charge of Red Crescent in Mosul, right? Yeah. If there is any information that any of your volunteers or workers find or in Mosul about Indians, will that come to you? But 2 years, 3 years, ISIS to control in the Mosul, and I didn't any information with the any people inside Mosul, not just Indian. But people. if there is any information, معلومات يهبن أو معلومات يمكن زنابل. أكيد. Yes, of course. If there is any information, so it will come to him. अब हम दो सबसे अहम ठिकानों की पड़ताल कर चुके थे। ऐसे में अब हमारी उम्मीद इसी इरबिल शहर में रहने वाले भारतीयों से थी, जिन्हें अपने गुमशुदा हमवतनों की कोई खबर हो सकती थी। एक अंदाजे के मुताबिक इन दिनों इरबिल में करीब 6000 भारतीय हैं। इसी कोशिश में हम पहुंचे इरबिल के ही एक ऐसे रेस्तरां में जहां हमारी मुलाकात हैदराबाद के रहने वाले तिरुपति से हुई, लेकिन गुमशुदा भारतीयों के सवाल पर उसके भी चेहरे का रंग उतर गया। ये और बात है कि बुझे हुए चेहरे के साथ ही वो उम्मीद जगाना नहीं भूला। It's very sad to they are stuck there. I don't know about them, where they are. We want to know where they are, they are safe or they are in any trouble or like that. We hope, 100% hope they are safe, but we want to know where they are now. जाहिर है इन तमाम दरवाजों पर दस्तक देने के बावजूद हमारे हाथ अब तक खाली थे। हालांकि आज तक फिलहाल मोसूल में ही है और हमारी कोशिश अब भी जारी है। क्या पता हमारे हमवतन वो 39 गुमशुदा लोग हमें किसी और ठिकाने पर मिल जाएं। फिर अब तो मोसूल आतंकवादियों से तकरीबन खाली हो चुका है। ऐसे में भारत सरकार की गुजारिश पर खुद इराकी सरकार भी नए सिरे से लापता उन 39 भारतीयों की तलाश शुरू कर चुकी है। बदूश और इरबिल से आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक का कैमरा एक शहर में घूम रहा था, मगर कैमरे में कैद सिर्फ खंडर हो रहे थे। जो शहर कभी अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनिया भर में इतराया करता था, अब वही मौसूल खंडहरों में तब्दील होकर रह गया है। बगदादी ने जहां से अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, इराक के उस शहर में अब हर तरफ बर्बादी के निशान है। स्कूल कॉलेज से लेकर दुकान बाजार तक, गली कूचों से लेकर मकान और दफ्तर तक, कुछ भी अब सलामत नहीं। मौसूल में आज तक ने जिस तरफ भी अपना कैमरा घुमाया, हर तरफ बस बर्बादी के ही मंजर कैद हुए।
यह बगदाद के बाद इराक का दूसरा सबसे अहम और सबसे बड़ा शहर है, यानी मोसूल। लेकिन अब इसी मोसूल की हालत क्या है, ये इन तस्वीरों में दिखता है। दूर दूर तक टूटी पड़ी इमारतें, खंडहरों में तब्दील मकान, बर्बाद सड़कें, जगह जगह मलबे के ढेर और फिजा में बिखरी बारूद की बेचैन कर देने वाली। दरअसल इराक में ISIS के 3 साल की खिलाफत का यही हासिल है, वो हासिल जिसके बारे में आम इराकियों ने तो क्या, खुद कभी ISIS के खलीफा अबू बकर अल बगदादी और उसके गुर्गों ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ISIS ने इस बसे बसाए शहर की हालत क्या कर दी, ये देखकर अब आम इराकी खून के आंसू रो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार, अस्पताल, दफ्तर, रेस्तरां, कुछ भी तो नहीं बचा है। और जो बचे हैं वो भी अपनी तकदीर पर रो रहे हैं। लेकिन ये तो रही दुनियावी चीजों की बात। ISIS की आग में झुलसकर मोसूल ने ठीक कितनी जानें गंवाई, सच पूछिए तो इसका सही हिसाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ISIS के राज में बर्बाद हुआ इराकी शहर मोसूल। जुल्म सितम के चलते बेघर हुए 2 लाख लोग। जंग में गई तकरीबन 40,000 लोगों की जान। सिर्फ 5 महीने में हवाई हमले में मरे 5,000 लोग। इराकी फौज और मित्र देशों की सेनाओं के साथ आतंकवादियों की आमने सामने की जंग के बाद जो मोसूल आम इराकियों के हाथ लगा है वो कुछ ऐसा है। मोसूल से ISIS के खात्मे और यहीं से रहस्यमयी तरीके से लापता हुए 39 भारतीयों की खबर लेने के इरादे से जब आज तक की टीम यहां पहुंची तो हमें इस उजड़े हुए शहर की ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। सबसे पहले हमने मोसूल से बाहरी इलाके में मौजूद बदूश जेल तक पहुंचने की कोशिश की। जी हाँ, उस जेल तक जहां मोसूल से अगवा किए गए 39 भारतीयों को रखे जाने की खबर थी। लेकिन दूर से ही देखे बदूश जेल के मंजर ने हमें दहला दिया। यहाँ जेल के नाम पर सिर्फ कंक्रीट के टूटे हुए हिस्से और सड़ती लाशों की बू के सिवा कुछ नहीं था। इंसान छोड़िए, दूर दूर तक एक अदद परिंदा भी बमुश्किल नजर आया। असल में ISIS के आतंकवादियों ने इस शहर से जाते जाते इस जेल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वैसे बदूश जेल ही क्यों, तकरीबन पूरा का पूरा शहर ही अब बर्बाद हो चुका है। गलियों से लेकर बाहरी इलाकों तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा, बख्तरबंद गाड़ियां, जिंदा और फुके हुए कार बम, कदम कदम पर बिछे लैंड माइंस का खतरा और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी नजर आई। ISIS के जुल्म और सितम और धुआंधार जंग के बाद तकरीबन खाली हो चुके मोसूल के हिस्से को देखकर तो यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि यहाँ कभी एक पूरा शहर आबाद हुआ करता था। बच्चे स्कूल जाते थे, लोग दफ्तर जाते थे और चौक चौराहों पर बाजार सजते थे। बीच शहर में हमें इमारतें सही सलामत नजर तो आईं, लेकिन वहां भी आसपास की बर्बादी का असर साफ दिख रहा था। फिलहाल शहर में महिलाओं और बच्चों की तादाद नहीं के बराबर है और जो लोग इस वक्त मोसूल के इन इलाकों में मौजूद हैं वो या तो सरकारी या फिर निजी कंपनियों के नुमाइंदे हैं, फौजी हैं, समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोग हैं जो नए सिरे से मोसूल को आबाद करने का खाका खींच रहे हैं। मोसूल से आंचल बोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया ने ठीक जिस जगह पर बगदादी को पहली और आखिरी बार देखा उस जगह तक भी पहुंचा आज तक। करीब 3 साल पहले दुनिया ने बगदादी की शायद पहली और आखिरी तस्वीर देखी थी। काले लिबास में बगदादी तब एक मस्जिद में नजर आया था। मोसूल पर कब्जा करने के बाद बगदादी ने दरअसल उस मस्जिद को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। वहीं से उसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। 1200 साल पुरानी वो ऐतिहासिक मस्जिद मोसूल शहर की पहचान थी। मगर बगदादी को जब हार साफ नजर आने लगी तब उसने उसी ऐतिहासिक अल नूरी मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया। आज तक की टीम उस जगह भी पहुंची। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।
उसने खुद को मुसलमानों का खलीफा बताते हुए मौसूल के जिस ऐतिहासिक अल नूरी मस्जिद से अपनी खिलाफत का ऐलान किया, उस जगह भी आज तक की टीम जा पहुंची। मगर वहां जो मंजर हमें दिखाई दिया वो वाकई हैरान करने वाला था। इस्लाम के नाम पर कत्ल गारत मचाने वाले इस आतंकी संगठन ने मुसलमानों के इस इबादत गाह को रमजान के मुबारक महीने में धमाके से उड़ा दिया। उस ऐतिहासिक मस्जिद का अब हाल देखिए। मस्जिद के नाम पर बस मलबे का ढेर, तबाह हो चुका गुंबद और जमीन पर बिखरे मीनारों के कुछ हिस्से बचे हैं। That's the Al-Nuri Mosque from where Abu Bakr al-Baghdadi announced his caliphate. There is no clarity whether the caliphate leader has been killed for sure or is still alive. West Mosul, though, now lies in ruins, and the counter-terrorism unit of Iraq says that this mosque was itself bombed by the ISIS. याद कीजिए साल 2014 की ये तस्वीरें, जब दुनिया के सामने अबू बकर अल बगदादी काला लिबास ओढ़कर पहली बार सामने आया था। उसे पहली बार यहीं से देखा गया था। 12वीं सदी में बनी ये झुकी मीनार वाली अल नूरी मस्जिद 800 सालों से मौसूल की पहचान थी। मगर दुनिया की नजरों में ये तब आई जब आतंकी आका अबू बकर अल बगदादी को पहली और शायद आखिरी बार यहीं से बोलते हुए सुना और देखा गया। मगर खुद को हारता देख आईएसआईएस ने अपनी खींच मिटाने के लिए इसी मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले ने दुनिया और मुसलमानों के सामने आईएसआईएस की कायराना सोच को बेनकाब कर दिया, साथ ही यहां से उसकी उखड़ती सल्तनत का एहसास भी करा दिया। मौसूल में 845 साल पहले बनी थी अल नूरी मस्जिद। सन 1172 में तुर्क शासक नूरुद्दीन जांगी ने इसे बनाया था। नूरुद्दीन के नाम पर ही मस्जिद का नाम अल नूरी रखा गया था। इसी मस्जिद से बगदादी ने किया था अपनी खिलाफत का ऐलान। रमजान के महीने में आईएसआईएस ने मस्जिद पर किया हमला। 21 जून को आतंकियों ने धमाके से मस्जिद को उड़ाया। The moment you get to West Mosul and around this area, the smell of rotting bodies catches up. There are no human beings here, and destruction as far as your eye can see. अपनी खिलाफत के बाद से ही बगदादी के खूंखार आतंकी संगठन ने इस मस्जिद पर कब्जा कर इसे अपना अड्डा बना रखा था। आईएसआईएस ज्वाइन करने से इनकार करने पर बगदादी के गुर्गों ने मस्जिद के इमाम को भी मार डाला था। मगर अब रमजान के पाक महीने में मस्जिद को उड़ाने की सजा भी बगदादी और आईएसआईएस को मिल ही गई। इस धमाके के महज 3 हफ्ते के अंदर ही वहां मौजूद तकरीबन तमाम आतंकी दौड़ा दौड़ा कर मारे गए। और बगदादी के बारे में भी खबर है कि वो सीरिया के रक्का में एक हवाई हमले में मारा जा चुका है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ये पहली बार नहीं है जब आईएसआईएस ने ऐतिहासिक इमारतों को तबाह किया है। इससे पहले भी वो सीरिया और इराक की बेशकीमती और ऐतिहासिक इमारतों को तबाह कर चुका है। और जिस शहर को उसने अपनी काली सल्तनत की राजधानी बनाया था, उसे तो उसके आतंकियों ने धुआं धुआं कर दिया। मौसूल से आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। मौसूल से कैसे हुआ बगदादी का सफाया? आईएसआईएस के आतंकवादियों पर कैसे टूट पड़ा पूरा शहर? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मौसूल में आज तक। आज तक देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसूल में पहुंचा, जो अभी अभी आईएसआईएस के चंगुल से आजाद हुआ है। मौसूल की आजादी की इस जंग में इराकी सेना ने जहां अपने 30,000 से ज्यादा सैनिकों को आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए मैदान जंग में उतारा, वहीं करीब 90 फाइटर जेट्स की भी मदद ली। सद्दाम की सल्तनत के 13 साल बाद यह दूसरा मौका था जब इराक की सरजमी अपने सीने पर इतनी बड़ी जंग झेल रही थी। يساند داعش وعلى من يمد داعش بالقوة ويمد داعش بالإرهاب
وبأدوات البطش التي استمرت لسنتين عليكم يا أهالي الموصل ويا أهالي نينوى. अक्टूबर 2016 को इस ऐलान के साथ ही इराकी प्रधानमंत्री ने जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि इस जीत में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन इराकी सेनाओं और मिलिशिया फौज ने आखिरकार मोसूल को आजाद करा ही लिया। ऑपरेशन मोसूल के ऐलान के साथ ही जानकार मान रहे थे कि दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके ISIS के खात्मे का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री के ऐलान जंग के साथ ही इराकी फौजों ने मोसूल को दहशतगर्दी से रिहाई दिलाने के लिए मोर्चे संभाल लिए थे। इराक में इस्लामिक स्टेट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए 13 साल बाद इराक में शुरू हुई थी अब तक की सबसे बड़ी जंग। इराक ने इससे पहले इतनी बड़ी जंग 2003 में देखी थी, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटने के लिए हमला बोला था। गड़गड़ाते तोप, धमाके, फायरिंग, हवा में बारूद की गंध, धुएं का गुबार। मोसूल जाने वाले तमाम रास्तों पर यह खौफनाक मंजर इस जंग की गवाही दे रहे थे। बगदादी और उसके लड़ाकों से मोसूल को आजाद कराने के लिए करीब 30,000 सैनिकों की फौज ने कूच किया और इन सैनिकों को करीब 90 इराकी हवाई जहाजों का सपोर्ट मिला। जोश में लबरेज इराकी सेनाओं और मिलिशिया फौज ने ऑपरेशन मोसूल के शुरू होते ही आतंकवादियों पर यलगार बोल दिया और ISIS के कब्जे वाले इलाकों से चारों तरफ से आतंकियों को खदेड़ने में कामयाब रहे। इस्लामिक स्टेट का सफाया करने के लिए इराकी सेना का साथ देने के मकसद से अमेरिका ने 67 देशों की मित्र सेना बनाई और ये सभी मोसूल को आजाद कराने के अभियान में जुट गए। इराकी फौज के काम को आसान करने के लिए मित्र सेना ने दुश्मनों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। मोसूल से अपने कदमों को उखड़ता देख ISIS ने जगह जगह सुसाइड कार बॉम्बर्स हमले करवाए। सेना को भटकाने के लिए तेल के कई कुओं में आग लगाई, मगर आतंकियों का कोई जतन काम न आया और आखिरकार उन्हें घेर घेर कर मारा गया। जो बच गए वो सीरिया की तरफ भागे और इस तरह मोसूल आजाद हुआ। ISIS के खात्मे के लिए मोसूल शहर की आज़ादी बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि बगदादी ने इसे न सिर्फ अपने आतंक के साम्राज्य की राजधानी बनाया था, बल्कि यहाँ मौजूद तेल के अकूत भंडार उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया थे। मोसूल की जंग ISIS और इराकी सेना दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। ISIS को जहां अपने खात्मे का डर था, वहीं इराकी सेना को शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता थी, क्योंकि आतंकी अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लिहाजा उन्हें बचाने के लिए सेना ने मोसूल शहर पर काफी तादाद में पर्चे गिराए, जिसमें आम लोगों को नसीहत दी गई थी कि लड़ाई के दौरान उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है। हालांकि फिर भी करीब 1 लाख इराकियों को जान बचाने के लिए सीरिया और तुर्की की तरफ भागना पड़ा। आतंकियों के खौफ से पहले ही करीब 3 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे, जिन्हें अब वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मोसूल से आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तीन साल पहले बगदादी के जो आतंकी दुनिया को डरा रहे थे, कुदरत का हिसाब देखिए कि आज उसी मोसूल में इराकी फौजियों की वजह से आतंकवादियों की आंखों में वही खौफ दिख रहा है। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब ISIS के आतंकियों से इराकी फौज भी ठीक वैसे ही बदला ले रही है, जैसे उन्होंने कभी बेगुनाहों पर जुल्म किए थे।
जुर्म किया जा चुका। सितम सहा जा चुका। इंसानियत कत्ल हुई और आखिरकार दरिंदगी खत्म हुई। दुनिया के वजूद में आने के बाद से अब तक शायद ही आतंक का कोई ऐसा कुनबा गुजरा हो जिसने इंसानियत को इस कदर तार तार किया। लिहाजा सजा जितनी भी इन्हें दी जाए कम है, लेकिन फिर भी शायद ये उस दर्द को नहीं समझ सकते जो इन्होंने मासूमों और बेगुनाहों को दिया है। इसलिए जैसे ही ये इसकी फौज के कब्जे में आए, सैनिकों ने इनसे इराकी लोगों पर किए गए जुल्म का गिन गिन के बदला लिया। ये उसी बदले का वीडियो है जो सोशल मीडिया के जरिए अब दुनिया के सामने आया है। करीब 1 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत घरों में छुपे आतंकियों को बाहर निकालने के ऑपरेशन से होती है और एक बार पकड़े जाने के बाद गुस्साए इराकी सैनिक लात घूंसों से इनकी खातिर करते हैं। गिरेबान पकड़कर इन्हें इनके ठिकानों से बाहर निकाला जाता है और फिर इन्हें घसीटकर चट्टान के किनारे लाया जाता है। ये वही जगह है जहां 3 साल पहले ISIS ने सैकड़ों लोगों का एक साथ सिर में गोली मारकर नरसंहार किया था। तस्वीरें बता रही हैं कि इराकी सैनिकों ने आतंकियों को ऊंची और खड़ी चट्टान पर लाने के बाद उन्हें लुढ़का दिया। करीब 30 फीट की ऊंचाई से आतंकियों को नीचे फेंकने के बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। देखिए, जिस पहाड़ी से इस आतंकी को नीचे फेंकने के लिए लाया जा रहा है, वहां पहले से ही दूसरे आतंकी की लाश पड़ी है। ये आतंकी भी उनके साथी के ऊपर गिरता है और फिर इस पर भी ठीक उसी तरह गोलियां बरसाई जाती हैं जैसी कि इन लोगों ने बेगुनाहों पर बरसाई थी। जिस जगह आतंकियों को उनके किए की सजा दी जा रही है, वहां कई आतंकियों को पकड़कर रखा गया है। ये तमाम आतंकी घरों में छुपकर सेना और आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे, जिन्हें घेर कर दबोचा गया है। इस क्लिप को मौसूल आई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। पहले भी इस ट्विटर अकाउंट से मौसूल में जारी जंग से जुड़ी खबरें और जानकारियां पोस्ट की जाती रही हैं। इराकी फौज के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड के प्रवक्ता ने बताया कि सेना और सरकार इस वीडियो की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वीडियो सही है या नहीं। सेना ने साफ किया है कि सैन्य कार्रवाई के दौरान मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इराकी प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया था कि मौसूल में अभी भी ISIS के बचे कुचे आतंकियों ने लोगों के घरों में जबरन पनाह ले रखी है, जिनकी खोज जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जारी हुए इस वीडियो को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये वीडियो फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस जीत की वजह से मिली खुशियों और आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये वीडियो भी ऐसी ही कोशिश का हिस्सा है। आज तक ब्यूरो। आखिर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसूल पर बगदादी की नजर क्यों पड़ी? मौसूल को वो अपने आतंक की राजधानी क्यों बनाना चाहता था? मौसूल अगर बगदादी के लिए नाक का सवाल था, तो उसकी दहशत की हुकूमत के लिए रीढ़ की हड्डी भी था। गरज ये कि इसी मौसूल और इसके आसपास मौजूद तेल के कुएं की शक्ल में यहां दौलत का वो भंडार छुपा है, जिसके सहारे बगदादी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था। यही वजह है कि उसने मौसूल पर अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार उसे शिकस्त खानी पड़ी।
ISIS के खात्मे के लिए मोसूल शहर की आज़ादी बेहद ज़रूरी था। दरअसल जून 2014 में मोसूल पर कब्जा करने के बाद बगदादी ने इसे न सिर्फ अपने आतंक के साम्राज्य की राजधानी बनाया, बल्कि यहीं से उसने खुद की खिलाफत का ऐलान भी किया था। इसीलिए अगर मोसूल में बगदादी की शिकस्त हुई तो जाहिर तौर पर इसका मतलब साफ था, इराक से इस्लामिक स्टेट का खात्मा। इतना ही नहीं, मोसूल में तेल का अकूत भंडार और खेती की उपजाऊ जमीन है, और इस तरह शहर के हाथ से जाते ही इनसे ISIS को होने वाली कमाई का एक बड़ा जरिया भी बंद हो गया। इसके अलावा शहर के बीचों बीच से बहने वाली तिक्रिस नदी कई लिहाज से आतंकवादियों के लिए सुरक्षा ढाल का काम कर रही थी, और काफी हद तक एक तबके के लोगों को उसका समर्थन भी था। यही वजह थी कि आतंकी जितना हो सके इस लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर आतंकी इराकी सेना को मोसूल में दाखिल होने से नहीं रोक पाए। हालांकि इसके लिए उन्होंने सेना के टैंकों को निशाना बनाया, धमाके किए, मोसूल के रास्ते में सुसाइड बॉम्बरों की फौज खड़ी की, मगर सारी कोशिशें बेकार गई। आतंकी बौखलाहट में गोलियां बरसाते रहे और सेना आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे आतंक का गढ़ बन चुके मोसूल शहर से आतंकवादियों के पैर उखड़ने शुरू हो गए, और यहीं से ISIS के खात्मे की इबारत लिखनी शुरू हो गई। मोसूल से आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। मोसूल तो आजाद हो चुका, पर मोसूल का दुश्मन बगदादी कहाँ है भी या नहीं? मोसूल से तो ISIS की हुकूमत का खात्मा हो गया, लेकिन इसी ISIS का चीफ और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी फिलहाल कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। वो जिंदा भी है या फिर किसी हमले में मर चुका है, किसी के पास इसकी भी पुख्ता खबर नहीं है। अलबत्ता पिछले 3 सालों में कम से कम 7 बार उसकी मौत की खबर जरूर आ चुकी है। ऐसे में अब बगदादी मानो एक छलावा बना हुआ है। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बनने से पहले कैसा था बगदादी, और कैसे चढ़ा उसके दिमाग में दहशत का फितूर? आइए ये भी देखते हैं। 2011 इराक। एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, और उसी बर्बाद इराक से 2011 तक अमेरिका अपनी सारी सेना को वापस बुला लेता है। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अब अपनी ताकत की लड़ाई शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी, अल-कायदा इराक का चीफ। वो 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था, मगर तब न उसके पास पैसे थे, न कोई मदद और न ही लड़ाके। बगदादी चूंकि खुद स्थानीय था, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, लिहाजा विदेशियों के इराक छोड़ते ही उसने इराक में अपनी जड़ें नए सिरे से जमाने का फैसला किया। दरअसल अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी, तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो इराक में पावर वैक्यूम यानी खाली सत्ता छोड़ गए थे। मगर संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अल-कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम जरूर रख लिया था, ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया था।
इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस, मिलिट्री दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाना शुरू किया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो 2009 इराक से मायूस होकर अब बगदादी ने सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया तब गृह युद्ध झेल रहा था। अल-कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के दो सबसे बड़े गुट थे जो सीरियाई राष्ट्रपति से मोर्चा ले रहे थे। पर पहले 4 साल तक सीरिया में भी बगदादी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर अब IS कर लिया था, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जून 2013 फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की थी कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इसी अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। इन देशों ने बाकायदा सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया और बस यहीं से IS के दिन पलट गए। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे वो साल भर के अंदर अंदर IS तक जा पहुंचे, क्योंकि तब तक IS फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था और उसके बहुत से लोग उसके साथ हो लिए थे। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी IS ने दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में IS के आतंकवादियों को ट्रेनिंग तक दे डाली। हथियारों का जखीरा अब जमा हो चुका था, ट्रेनिंग वो पहले ही ले चुके थे। 15,000 के करीब लड़ाके भी साथ हो लिए थे। इसी के बाद जून 2014 में अचानक पहली बार IS की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आती है और देखते ही देखते एक गुमनाम संगठन अगले कुछ महीनों में ही दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन जाता है। यानी सच यही है कि IS के जन्म के पीछे जाने अनजाने अमेरिका का ही हाथ रहा। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की मदद की वजह से ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा का जन्म हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 1980 में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए केमिकल हथियार देकर अमेरिका ने सद्दाम को सद्दाम हुसैन बनाया, ठीक वैसे ही सीरिया के फ्रीडम फाइटर्स को अमेरिका ने हथियार और ट्रेनिंग दी और अब वही फ्रीडम फाइटर IS के बैनर तले लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो मौसूल पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।